पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यू हाउ की फाइट 2 टाइटल डोलू मास्टर से चल रही थी। वैंक्वायर वहाँ उसके साथ थे, लेकिन उन दोनों की पावर कंबाइन करने के बाद भी वो दोनों उन टाइटल डोलू मास्टर को भी नहीं हरा सकते। यू हाउ जब ये देखता है कि यहाँ वो सभी मारे जाएंगे, तो वो फैसला करता है कि उसे अब अपनी खुद की जान सैक्रिफाइस करनी होगी। यू हाउ ने एक खास सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म की, जिसमें वो अपना सोल सी दांव पर लगा रहा था। असल में वो अपने सोल सी की सारी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसका सोल सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी सोल भी बर्न हो जाएगी। हालांकि यही आखिरी रास्ता है सभी की जान बचाने का। यू हाउ ने अपनी पूरी पावर लगा दी और किसी तरह से वैंक्वायर, नानक्यू और उसकी मदर को मिंगडू सिटी से बाहर निकाल लिया। रास्ते में यू हाउ वैंक्वायर को शुक्रिया कहता है, क्योंकि यहाँ आना खतरनाक था, फिर भी यू हाउ की जान बचाने के लिए वो यहाँ तक आई। हालांकि वैंक्वायर उस थैंक यू को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो यू हाउ की जान बचाने के लिए आई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। अभी यू हाउ की जान धीरे धीरे जा रही है, मतलब उसकी सोल डिसअपियर होने लगी है। ये देखकर वैंक्वायर आगे आती है और अपनी एनर्जी को यू हाउ के साथ शेयर करने लग जाती है। इसी बीच हमें वैंक्वायर की असली आइडेंटिटी पता चलती है। वो असल में 3 आई लायन बीस्ट, जो कि यू हाउ से स्टार द फॉरेस्ट में मिली थी। उस समय पर इन दोनों की डेस्टिनी कनेक्ट हो चुकी थी, इसलिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब पहले ही लिखा जा चुका था। अभी वैंक्वायर ने अपनी पूरी पावर यू हाउ के साथ शेयर कर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और यू हाउ की जान बचा ली। भले ही उसने ये सब खुद की मर्जी से किया है, लेकिन इससे स्टार द फॉरेस्ट के सभी बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। खासकर दाइथियान, जो कि सभी बीस्ट का लीडर है, उन्हें ये बात पता चलती है कि वैंक्वायर ने जो कुछ भी किया वो खुद की मर्जी से किया है, लेकिन फिर भी वो यू हाउ और इंसानों से बदला लेना चाहते हैं। असल में वैंक्वायर की डेस्टिनी उन बीस्ट के साथ कनेक्ट थी। बाद में जब उसकी डेस्टिनी यू हाउ के साथ कनेक्ट हुई, तब उसे पता चला कि यू हाउ आने वाले फ्यूचर में इस कॉन्टिनेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से उसने अपनी जिम्मेदारी भी यू हाउ को सौंप दी और उसकी जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वैसे अभी इस बात की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि यू हाउ, नानक्यू और उसकी मदर अभी जिस फॉरेस्ट से ऊपर से उड़कर जा रहे थे, वो लोग वहीं रुकते हैं। यहाँ पर नानक्यू को यू हाउ की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो यू हाउ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर यू हाउ जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी इस जंगल में कुछ काम है, तुम लोग यहाँ से आगे जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा कोई रास्ता रोकेगा। अभी नानक्यू तो वैसे यू हाउ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर उसकी मदर उसे रोक देती है और यू हाउ से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से आज हम यहाँ जिंदा खड़े हुए हैं। मैं थैंक्स सेट के लीडर को भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ। यू हाउ कहता है कि ठीक है, तो आप थैंक्स सेट की तरफ निकलिए। साथ ही उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं अभी यहाँ जंगल में एक जरूरी काम के लिए रुका हुआ हूँ और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर यू हाउ ने उन्हें 2 सोल गाइड विंग्स दे दिए, जिनसे वो यहाँ से जल्दी जल्दी निकल सकते हैं। अभी उन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों चले गए थे। रास्ते में नानक्यू अपनी मदर से पूछती है कि क्या आपको यू हाउ की चिंता हो रही है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि नहीं, तुम्हें यू हाउ की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी मेंटल पावर इतनी है कि वो एक टाइटल डोलू मास्टर को भी डायरेक्टली टक्कर दे सकता है। और वैसे भी अगर कोई बड़ा खतरा आ भी गया तो उसकी डेस्टिनी उसे इतनी जल्दी मरने नहीं देगी। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर सीधा हाउ त्यान पर आता है, जहाँ हम वैंग डोंगर को देखते हैं। वो अभी भी एक बर्फ की सिल्ली पर बेहोश लेटी हुई है। उसे तब से ही होश नहीं आया। अब अंकल ताय और अंकल न्यू भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन आज अचानक ही एक मिस्टीरियस एनर्जी वैंग डोंगर की बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और वैंग डोंगर हवा में आ जाती है। यहाँ वैंग डोंगर वैसे अभी भी बेहोश है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी उसकी पावर को रिकवर कर रही है। उस एनर्जी के चलते वैंग डोंगर के विंग्स भी अब पहले से ज्यादा इवॉल्व हो चुके थे, पर अचानक ही वही विंग्स उसे कवर कर लेते हैं और वो एक कोकून की तरह बन जाती है। एक एनर्जी से घिरा हुआ कोकून, बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह। वैसे यहाँ से सीन फिर से चेंज होकर यू हाउ पर आ चुका था, जो कि अभी डेमन फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा है एक नई सोल रिंग की तलाश में। वैसे उसी दौरान स्काई ड्रीम बाहर निकल कर आता है। यू हाउ उसे देखकर हैरान था, क्योंकि स्काई ड्रीम अब ह्यूमन फॉर्म में है। यू हाउ जब इस बारे में पूछता है तो स्काई ड्रीम बताता है कि वैंक्वायर की पावर बहुत ज्यादा थी। जब उसने तुम्हें अपनी पावर दी तो इसकी वजह से मैं भी इवॉल्व हो गया। साथ ही साथ इससे तुम्हारा लेवल भी 60 से डायरेक्ट 70 पर आ चुका है। इसका मतलब तुम्हें जल्द से जल्द एक सोल रिंग ढूंढनी होगी। यू हाउ कहता है कि मैं भी यहाँ इसलिए रुका हुआ हूँ
वैसे भी मुझे जल्द से जल्द श्रेक एकेडमी वापस पहुंचना है। असल में यू हाउ ये चीज जानता है कि वैंक्वेयर स्टार द फॉरेस्ट के बीस्ट के लिए कितनी जरूरी थी। इसी वजह से वैंक्वेयर के जाने से उन्हें गुस्सा जरूर आया होगा और गुस्से में वो सीधा टारगेट श्रेक एकेडमी को ही बनाएंगे, क्योंकि यू हाउ वहीं से बिलोंग करता है और वही यू हाउ का घर भी है। अभी यू हाउ को यहाँ इस फॉरेस्ट से जल्द एक पावरफुल सोल रिंग ढूंढनी है, जिससे वो अपनी पावर को और इंक्रीज कर सके और वहाँ श्रेक एकेडमी जा सके। यू हाउ ने अपनी बार से ये चीज ऑलरेडी महसूस कर ली है कि स्टार द फॉरेस्ट के बीस्ट ऑलरेडी श्रेक एकेडमी की तरफ निकल चुके हैं। वैसे यू हाउ अभी ये बात जब स्काई ड्रीम को बता रहा था तभी उसे महसूस होता है कि आसपास कोई खतरा है, इसलिए वो स्काई ड्रीम को थोड़ा अलर्ट रहने को कहता है। वैसे इसी बीच हमें खतरे को भी दिखाया जाता है जिसकी नजर यू हाउ पर पड़ चुकी है। वैसे उसकी आइडेंटिटी तो हमें आगे पता चल ही जाएगी, पर इस खतरे को ये चीज पता है कि यू हाउ वैंक्वेयर की पास को एब्सॉर्ब कर चुका है और यही कारण है कि इसे यू हाउ में अब इंटरेस्ट आने लगा है। वैसे यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा टैंक पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वीवी और बाकी सभी को भी अभी यू हाउ की चिंता हो रही थी। यहाँ वीवी को तो कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। वो यही कह रहा था कि आखिर यू हाउ अभी तक क्यों नहीं लौटा। तुम लोगों को लौटे हुए पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। अगर यू हाउ को कुछ हो गया तो मैं वैंग टांगर को क्या जवाब दूंगा। इस पर सू शेंसी से कहने लगता है कि भाई तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर ज्याओ अभी भी वही है और अब तो वो हमारी तरफ है और साथ ही उन्होंने 8 सोल रिंग्स भी अचीव कर ली हैं। अगर यू हाउ कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो वो यू हाउ की मदद जरूर करेंगी। हालांकि इतने में ही इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, जो महसूस कर जब ये बाहर आते हैं तो उन्हें सामने दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा खतरा इन्हीं की तरफ आ रहा है। बल्कि ये खतरा सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरी श्रेक एकेडमी के लिए है। इसलिए ये सीनियर्स को अलर्ट करने के लिए वहाँ से निकलने वाले थे। इतने में ही अलर्ट सायरन खुद ब खुद बजने लग जाते हैं। अभी सभी डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा किए जाने लगा था, क्योंकि ये खतरा सच में बहुत बड़ा है। साथ ही प्रिंसिपल यान भी तुरंत श्रेक एकेडमी के मेन गेट पर पहुंच चुके थे। वो अभी अपनी आंखों के सामने स्टार 2 फॉरेस्ट के सभी बीस्ट को सीधा श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ते हुए देख पा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये नजारा सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। पिछले 100 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने में ही वहाँ पर सभी एल्डर्स और साथ ही मास्टर ज़्वान की एंट्री होती है। वो आकर प्रिंसिपल यान को करेक्ट करते हुए कहते हैं कि 100 साल पहले भी ऐसा खतरनाक मंजर नहीं देखा गया था। वो बताते हैं कि तब के समय पर सिर्फ बीस्ट से हमारी फाइट थी। वैसे उस समय पर इनके साथ मास्टर मू और बॉडी सेट के मास्टर भी थे, जिन्होंने साथ में मिलकर लड़ाई की और बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया जिसके मुताबिक ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इस बार सभी बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। इससे ये लोग ये चीज तो समझ ही चुके हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मतलब किसी कल्टीवेटर ने स्टार 2 फॉरेस्ट के किसी बीस्ट को मार दिया। अभी इन्हें असलियत नहीं पता, लेकिन ये बस इतना समझ चुके हैं कि वो जो भी था वो कोई मामूली बीस्ट नहीं था, वरना खुद बीस्ट गॉड दाइतियान यहाँ नहीं आता। वैसे अभी असलियत क्या है ये जानने के लिए मास्टर ज़्वान खुद आगे आते हैं और बीस्ट गॉड दाइतियान को सामने बुलाते हैं। वो कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी बीस्ट श्रेक एकेडमी पर हमला करने के लिए आए हैं। क्या तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है या तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का फैसला कर लिया? जिस पर दाइतियान कहता है कि हम कभी धोखा नहीं देते, ये सब तुम इंसानों की गलती है, तुमने ही उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट टूटने का मतलब है कि किसी बीस्ट की जान गई है। ये चीज समझते ही मास्टर ज़्वान तुरंत कहते हैं कि हम में से कोई भी स्टार 2 फॉरेस्ट में नहीं गया है बहुत लंबे समय से। इसका मतलब हम में से किसी ने वहाँ जाकर किसी भी बीस्ट को नहीं मारा। और आखिर तुम किस बीस्ट की बात कर रहे हो? ये सुनते ही दाइतियान जवाब देता है कि 3 आई गोल्डन लायन बीस्ट की। वो कहता है कि किसी मामूली बीस्ट के लिए हम सब एक साथ यहाँ पर नहीं आते और हम इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाते, पर 3 आई गोल्डन लायन बीस्ट का मरना सभी बीस्ट के डेस्टिनी के साथ कनेक्ट है, इसलिए हम ये चीज नहीं भूल सकते और इस चीज का हम बदला लेकर रहेंगे। ये सुनकर मास्टर ज़्वान कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान या कोई भी कल्टीवेटर तुम्हारे स्टार 2 फॉरेस्ट में 3 आई गोल्डन लायन बीस्ट को कुछ कर ही नहीं सकता। इस पर दाइतियान कहता है कि बिल्कुल तुम में से किसी ने हमारे यहाँ आकर ऐसा नहीं किया है, मगर ऐसा ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ है। दाइतियान बताता है कि 3 आई गोल्डन लायन बीस्ट ने खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, वो भी एक मामूली इंसान के लिए, और वो इंसान श्रेक एकेडमी से ही बिलोंग करता है। अभी ये चीज सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और प्रिंसिपल यान के दिमाग में तो अभी यू हाउ का ही नाम आया था
क्योंकि दायतियान ने कहा कि ये अभी कुछ 2-3 दिन पहले की ही बात है और फिर शेक एकेडमी से यू हाउ ही है जो 2-3 दिन से गायब है। वैसे अभी जब वो ये सब सोच रहे थे तभी दायतियान चिल्लाते हुए कहता है कि इस इंसान को हमारे सामने लाओ वरना हम शेक एकेडमी को धूल में मिला देंगे। ये सुनकर मास्टर ज़्वान को भी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला पड़ते हैं कि क्या ये चीज तुम्हें इतनी आसान लगती है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुमने अभी अभी कहा कि उस बीस्ट ने खुद को सैक्रिफाइस किया था, इसका मतलब अगर वो यू हाउ भी है तो भी वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता। इसमें दोनों की तरफ से मंजूरी होनी चाहिए तभी ये चीज पॉसिबल है। हालांकि दायतियान अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। वो तुरंत ही सभी बीस्ट को ऑर्डर देता है कि वो शेक एकेडमी पर हमला करे और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जब तक तुम लोग हमें इस लड़के का पता नहीं बता देते या उसे हमारे सामने नहीं ला देते तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये सुनकर मास्टर ज़्वान भी अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जिसके बाद वो सीधा ही दायतियान पर हमला करना शुरू कर देते हैं और यहाँ मास्टर ज़्वान और दायतियान की फाइट शुरू हो जाती है। और वहाँ नीचे वो बीस्ट अभी शेक एकेडमी की तरफ ही बढ़ रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ यू हाउ पर आता है, जिसे वो जो एनर्जी की हलचल महसूस हुई थी वो असल में एक अर्थ डेवरिंग ड्रैगन की थी। ये एक अर्थ ड्रैगन सोल बीस्ट होता है जो कि असल में बहुत ताकतवर रहते हैं। इनके बारे में यू हाउ को मिस्टर मू ने बताया था। साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि ये बीस्ट दूसरे बीस्ट का शिकार कर खुद को इवॉल्व करते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे ये और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। वैसे अभी यहाँ जो बीस्ट था वो अभी किसी से डरकर भाग रहा था। ये बीस्ट वैसे बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर ये किसी से डरकर भाग रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज और भी ज्यादा खतरनाक होगी। यू हाउ अभी चुपकर उसे देख रहा था। अचानक ही वो बीस्ट रुकता है और किसी तरह का अटैक परफॉर्म करने लगता है, पर उसी दौरान उसकी नजर यू हाउ पर पड़ जाती है, जिस वजह से उसने अपना अटैक रोककर यू हाउ पर हमला करना शुरू कर दिया था। स्काई ड्रीम यू हाउ को समझाता है कि हमें इससे लड़ना चाहिए। ये एक 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है। हालांकि जब तक स्काई ड्रीम अपनी बात पूरी करता है तब तक यू हाउ के मेंटल अटैक में वो बीस्ट वहीं मर जाता है। ये चीज देखकर स्काई ड्रीम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और यू हाउ से पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारी मेंटल पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। खैर उसने जब ये सवाल पूछने के लिए अपना चेहरा यहाँ यू हाउ की तरफ किया तो उसने नोटिस किया कि यू हाउ थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब वो खड़ा एक ही जगह पर है, लेकिन ना ही वो कुछ बोल रहा है और ना ही हिल रहा है। असल में यहाँ यू हाउ पर ही एक मेंटल अटैक हुआ है जो कि उसी बीस्ट ने किया था, जिसकी यू हाउ पर बहुत पहले से नजर थी। यहाँ उस मेंटल अटैक की वजह से यू हाउ एक मेंटल स्पेस में फंस चुका है। उस मेंटल स्टेट स्पेस में मेंटल पावर यू हाउ की पुरानी इमोशंस को बाहर निकाल रही है और उस पर हावी होते हुए उसे गुस्सा दिला रही है। हालांकि वैंक्वायर की पावर मिल जाने की वजह से यू हाउ की मेंटल एनर्जी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। इसी वजह से उस टेक्निक का पूरी तरह से असर यू हाउ पर नहीं हो पाता। इसी कारण से यू हाउ यहाँ बच जाता है, पर अभी भी वो उस मेंटल स्पेस में था। इसी वजह से वो वैंक्वायर की सोल रिंग को रिलीज कर एक सोल शॉक अटैक वहाँ परफॉर्म करता है, जिससे कि वो वहाँ से निकल पाए। इसी बीच उस जगह से कुछ पॉइंट्स निकलकर यू हाउ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यू हाउ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में यू हाउ तो अभी अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये बस एक मेंटल स्पेस है। खैर यू हाउ ने जल्दी वैंक्वायर की पावर की मदद से उस मेंटल स्पेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ स्काई ड्रीम अभी भी यू हाउ का इंतजार कर रहा था। साथ ही वो समझ चुका था कि आखिर ये हुआ क्यों। वो यू हाउ से कहता है कि जरूर हम उस इविल आई ट्रायंड के करीब हैं। यहाँ उन्होंने जिसके बारे में बात की इस बारे में हम कुछ एपिसोड पहले भी सुन चुके हैं। ये वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट माना जाता है, जिसकी कल्टीवेशन असल में 8 लाख साल पुरानी है। अभी के लिए उसे 1 लाख साल पुराना बीस्ट बताया गया है और पहली बात यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो अर्थ डेवरिंग ड्रैगन यहाँ से डरकर भाग रहा था। और दूसरी बात रीजन है कि यू हाउ अभी इस डेमन फॉरेस्ट में रुका हुआ है। यू हाउ ये बात जानता है कि ये भी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यू हाउ यहाँ आया ही इसी चीज के लिए था, क्योंकि यही वो है जो कि यू हाउ को दायतियान के सामने काम आ सकता है। अभी यू हाउ को ये बात पता है कि उसकी मेंटल पावर उस इविल आई ट्रायंड की मेंटल पावर से कम है, लेकिन वैंक्वायर की एनर्जी की वजह से यू हाउ के जीतने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं। हालांकि जीतने के चांसेस 50% से कम है, लेकिन यू हाउ के लिए अगर 1% चांस भी है तो भी बहुत है। वैसे अभी तक वो इविल आई ट्रायंड बीस्ट इनके सामने नहीं आया था, इसी वजह से यू हाउ उसे सामने आने का कहता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे छुपकर लड़ना चाहोगे। जो सुनकर वो भी सामने आता है और स्पिरिट स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करता है। यू हाउ ने इजीली उस अटैक को सरवाइव कर लिया था, बल्कि वो अपनी जगह से भी नहीं हिला था। यहाँ वो बीस्ट यू हाउ से कह रहा था
कि मानना पड़ेगा तुमने सच में 3 आई गोल्डन लाइन बीस्ट की पास को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन असलियत में लकी तो मैं हूँ जो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए, क्योंकि अब ये पास मेरी होंगी। जिस पर यू हाउ जवाब देता है कि ये बात तो वक्त ही बताएगा कि किसको यहाँ पास मिलने वाली है और किसकी पास मिलने वाली है। वैसे इस इविल आई ट्राइन पीस को इविल एम्परर के नाम से जाना जाता है, इसलिए अब से हम इसे इविल एम्परर ही कहेंगे। खैर अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, लेकिन बाय कहने से पहले मैं आपके लिए एक सीरीज लाई हूँ जो BTTH के राइटर ने लिखी है, इसलिए वो आपको काफी पसंद आएगी। वैसे उसे आप मिस वॉइस ओवर 2 पर जाकर देख सकते हो, उसके लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब हम आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।